हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से उत्तराखंड एग्जाम सिलेक्शन में। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके आगामी एग्जाम जो 5 मार्च को होने वाला है कनिष्ठ सहायक का, उसके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और हमारी ये क्लास एक रिवीजन क्लास के तौर पे है ये वीडियो, क्योंकि हम इसमें सारे डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो आज का पहला प्रश्न है, कुकुरमुत्ता कविता संग्रह किसका है? तो कुकुरमुत्ता कविता संग्रह किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, निराला जी का। तो निराला जी का है कुकुरमुत्ता कविता संग्रह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दंत्य ध्वनि कौन सी है? आपका तो। तो क्या है? दंत ध्वनि, जो कि जिसके उच्चारण में हमारी जीभ क्या होती है, दांतों से लगती है, तो और उसकी ध्वनि दांतों से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, परिपूर्ण शब्द में परि का अर्थ है? तो परिपूर्ण शब्द में परि का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, सभी प्रकार से। परिपूर्ण शब्द में आपका परि का अर्थ है सभी प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाथी के पांव में सबका पांव का अर्थ है? तो हाथी के पांव में सबका पांव का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, मुख्य बात में सबकी बात। तो हाथी के पांव में सबका पांव मुहावरे का क्या अर्थ है? मुख्य बात में सबकी बात। अगला प्रश्न है, नमक का दारोगा के रचनाकार कौन है? तो ये आपको ये प्रश्न याद ही होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है क्या है? नमक का दारोगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह के निबंधकार कौन है? तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह के निबंधकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, विद्यानिवास मिश्र जी के हैं। तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह के निबंधकार हैं कौन? विद्यानिवास मिश्र जी। अगला प्रश्न है, संस्कृत का विशेषण है? तो संस्कृत का विशेषण क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, संस्कृति का विशेषण है सांस्कृतिक। संस्कृति का विशेषण क्या है आपका? सांस्कृतिक। अगला प्रश्न है, मैथिल मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, विद्यापति जी को। विद्यापति जी को मैथिल कोकिल से नाम से जाना जाता है। अगला आपका 9वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा कहा गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के एक में, अनुच्छेद 343 के एक में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है, अनुच्छेद 343 के एक में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? तो कौन सी भाषा निम्न में से देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, असमिया भाषा। असमिया भाषा आपका देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, सूरदास किस काल के कवि थे? तो सूरदास किस काल के कवि थे? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, सूरदास थे भक्ति काल के कवि। भक्ति काल के कवि थे सूरदास जी। अगला प्रश्न है आपका, खेत रहना का अर्थ है? तो खेत रहना का क्या अर्थ है? 12वां प्रश्न है आपका, खेत रहना का क्या अर्थ है? मारा जाना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, मारा जाना। खेत रहना का अर्थ है आपका मारा जाना। अगला प्रश्न है, यशोगान का संधि विच्छेद है? तो यशोगान का संधि विच्छेद क्या है? यश धन गान। तो यश धन गान क्या है? यश धन गान। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यशोगान का संधि विच्छेद है यश धन गान। अगला प्रश्न है, पश्विनी का पर्यायवाची शब्द है? पश्विनी का पर्यायवाची शब्द क्या है आपका? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, पश्विनी का पर्यायवाची शब्द क्या है आपका? नदी। अगला प्रश्न है, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो? वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो वाक्यांश हेतु एक शब्द है। तो वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, उसके लिए एक वाक्य क्या है आपका? ऊसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऊसर है आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अग्नि शब्द का तद्भव क्या होगा? तो अग्नि शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, अग्नि शब्द का तद्भव शब्द होगा आग।
तो ये थे आपका 16वां प्रश्न। अगला 17वां प्रश्न है, अनल अनिल शब्द युग्म का अर्थ है। तो अनल अनिल शब्द युग्म का क्या अर्थ है? अनल और अनिल का आपका शब्द का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अनल का अर्थ है आग और अग्नि का अर्थ है, अनल का अर्थ है आग और अनिल का अर्थ है हवा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, आग और हवा। अगला प्रश्न है, लंबाई, चतुराई, नम्रता, मिठास इत्यादि शब्द किस संज्ञा के उदाहरण हैं? तो लंबाई, चतुराई, नम्रता, मिठास शब्द किस संज्ञा के उदाहरण हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। क्या है? लंबाई, चतुराई, नम्रता और मिठास, इसमें क्या है? भाववाचक संज्ञा है इन शब्दों में। अगला प्रश्न है, जिसे बुलाया न गया हो वाक्य हेतु वाक्यांश बताइए। तो जिसे बुलाया न गया हो वाक्य हेतु वाक्यांश क्या होगा? एक शब्द में उसका अर्थ क्या होगा? जिसे बुलाया ना गया हो, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, अनाहूत। अनाहूत, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत, तो जिसे बुलाया गया हो वो क्या होगा आपका? आहूत। अनाहूत, जिसे बुलाया ना गया हो। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? तो ये यात्रा वृत्तांत है, अरे यायावर रहेगा याद, तो किसका यात्रा वृत्तांत है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, अज्ञेय। अज्ञेय जी का यात्रा वृत्तांत है, अरे यायावर रहेगा याद। अगला प्रश्न है, हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 10 इसमें स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं उच्चारण के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 10 स्वर और 35 व्यंजन। अगला प्रश्न है, वाक्य दो प्रकार के होते हैं, सरल, जटिल, किस आधार पर बताइए। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कि कौन कौन से? रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। और रचना के आधार पर क्या होते हैं? 3 प्रकार के, और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के। तो आपका इसमें क्या पूछा गया है? वाक्य 2 प्रकार के होते हैं और सरल और जटिल किस आधार पर बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर क्या होते हैं? इसमें आपका 2 ही पूछा गया है, सरल और जटिल पूछा गया है, जो क्या है? रचना के आधार पर होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा रचित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा इसमें रचित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राग दरबारी। तो राग दरबारी मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा नहीं रचा गया है उपन्यास। तो आपका मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो उपन्यास है, रंगभूमि, कर्मभूमि और गबन। अगला प्रश्न है, वाक्य में किसी शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताने वाले चिन्ह को कहते हैं। तो वाक्य में किसी शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कारक इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रचनाकार उत्तराखंड का है? तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा रचनाकार उत्तराखंड का है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शेखर जोशी जी के हैं, उत्तराखंड के हैं, मूल रूप से उत्तराखंड के। अगला प्रश्न है, छंद प्रवाह को कहते हैं। तो छंद प्रवाह को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी सी आपका सही हो जाएगा, गति। गति कहते हैं छंद प्रवाह को, इसको गति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खंड काव्य सुदामा चरित के रचनाकार कौन है? तो खंड काव्य सुदामा चरित के रचनाकार कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नरोत्तम दास जी। नरोत्तम दास जी क्या है? इसके रचनाकार है। इसकी रचना नरोत्तम दास जी के द्वारा की गई है, किसकी? सुदामा चरित की। अगला प्रश्न है, राम भक्ति कवियों के काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? तो राम भक्ति कवियों के काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, अवधी और ब्रज भाषा का उपयोग हुआ है। राम भक्ति कवियों के दौरान जो काव्य रचना की गई उसमें अवधी और ब्रज भाषा का उसमें उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है, हिंदी में कितने कारकों का प्रयोग किया जाता है? तो हिंदी में कितने कारकों का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हिंदी में 8 कारकों का प्रयोग किया जाता है, 8 कारकों का। अगला प्रश्न है, छंद के विषय में कहा गया है। तो छंद के विषय में क्या कहा गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छंद वेद के चरण हैं। तो छंद क्या है? वेदों के क्या है? चरण हैं।
तो छंद के विषय में क्या कहा गया है, छंद वेदों के चरण है। अगला प्रश्न है नद्युर्मी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो नद्युर्मी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, नदीधर उर्मी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, क्या होगा, नदीधन उर्मी, नद्युर्मी। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में सर्वनाम के कितने रूपों का प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी भाषा में सर्वनाम के कितने रूपों का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 6। आपका इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हिंदी भाषा में आपका सर्वनाम के कितने रूपों का प्रयोग किया जाता है, तो हिंदी भाषा में आपके 6 रूपों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं। तो उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी क्या है, उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अगला प्रश्न है इस जल में प्रलय के लेखक हैं। इस जल में प्रलय के लेखक कौन है आपका, ऑप्शन नंबर 34वें का आपका हो जाएगा बी, फणीश्वरनाथ रेणु जी। फणीश्वरनाथ रेणु जी आपके क्या है, इस जल में प्रलय के लेखक हैं, फणीश्वरनाथ रेणु जी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है। तो आपको बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। आपका ऑप्शन नंबर इसमें 35 का हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बुढ़ापा। तो निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है, बुढ़ापा इसमें आपका पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है सोहन ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात में आपका कौन सा अलंकार है। सोहन ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात में आपका कौन सा अलंकार है, आपको बताना है। तो आपका इसमें क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार है आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, सोहन ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात में। अगला प्रश्न है निम्न में से ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन कौन से हैं इसमें से, आपका ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी सही हो जाएगा, सौ आपका सौ फिर सौ हो, आपका तलविसौ मूर्धन्यसौ दंतिसौ हो। आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऊष्म व्यंजन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द नहीं है। तो इसमें समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसमें व्याल। व्याल इसमें समानार्थी शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा, व्याल। अगला प्रश्न है गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कारक है। तो गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कौन सा कारक होगा इसमें, आपका इसमें अपादान कारक होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, हिमालय गंगा से निकलती है, इसमें क्या होगा, अपादान कारक इसमें होगा। अगला प्रश्न है रसोई घर शब्द में कौन सा समास है। तो रसोई घर शब्द में आपका कौन सा समास है, आपका ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रसोई घर में आपका कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास होगा इसमें। अगला प्रश्न है आपका चौपाई एक मात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो चौपाई एक मात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आपका इसमें प्रत्येक चरण में आपकी इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, इसमें 16 मात्राएं होती है चौपाई में, इसके प्रत्येक चरण में का 16 इसमें मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराय नर वा पाए बोराय। तो इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, इसमें यमक अलंकार का। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको आप देख लीजिएगा, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए सौ बोराय नर वा पाए बोराय। तो इस पंक्ति में आपका यमक अलंकार है, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा, यमक अलंकार। अगला प्रश्न है शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है। तो शोकाकुल शब्द में आपका कौन सा समास है, इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, शोकाकुल शब्द में आपका तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है आकर्षण का विपरीतार्थ शब्द है। तो आकर्षण का विपरीतार्थ शब्द आपका क्या होगा, विकर्षण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा आपका, विकर्षण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है
जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो को कहते हैं। तो जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसको क्या कहते हैं? अधो हस्ताक्षरकर्ता। तो जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसको क्या कहते हैं? किसी पत्र में हस्ताक्षर आपके अंतिम में अंकित होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अगर वो किसी को पत्र लिखता है और उसमें अपनी बारे में उसमें बात करता है और खुद के उसके उसमें साइन करता है तो उसको क्या कहते हैं? अधो हस्ताक्षरकर्ता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सावधान 22 पंसेरी लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। तो सावधान 22 पंसेरी लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है आपका? ऑप्शन नंबर आपका इसमें 46 का आपका ए हो जाएगा, सभी वस्तुओं को समान समझना। तो सभी वस्तुओं को समान समझना सावधान 22 पंसेरी लोकोक्ति का आपका क्या होगा? मुहावरे का सभी वस्तुओं को समान समझना। अगला प्रश्न है, सभा में आए हुए सभी लोग बैठ गए। इस काव्य में सभा में आए हुए सभी लोग क्या हैं? तो सभा में सभी आए लोग बैठ गए। तो इस आपका जो आपको वाक्य दिया गया है, सभा में आए सभी लोग, इसमें क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। इसमें क्या है? पदबंध। पदबंध है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती आपका किसकी रचना है? तो आपका 48 का आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की इसमें रचना है भारत भारती। अगला प्रश्न है 49वां, द्विगु समास कितने प्रकार के होते हैं? तो द्विगु समास कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। द्विगु समास आपके 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, वाक धन मय में किस संधि का संधि विच्छेद है? तो वाक धन मय में किस संधि का किस शब्द का संधि विच्छेद है? तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वाड्यम। वाड्यम इसका वाक धन मय का इसमें हो जाएगा वाड्यम। अगला प्रश्न है, लिंग भेद किसका रूपांतरण नहीं होता है? तो लिंग भेद किसका रूपांतरण नहीं होता है? निम्न में से आपको बताना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर कारक का। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें सही हो जाएगा, सर्वनाम। लिंग भेद किसका रूपांतरण नहीं होता है? सर्वनाम का रूपांतरण नहीं होता है लिंग भेद। अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के इसमें कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कारक के 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दिन का पर्यायवाची नहीं है? तो निम्न में से आपको बताना है कि दिन का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपका 53 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विभावरी। विभावरी आपका क्या हो जाएगा? दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिन का पर्यायवाची शब्द है दिवस, दिवा या फिर वासर। अगला प्रश्न है आपका, विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? तो विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन होता है। विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? विसर्ग में आपका स्वर और व्यंजन का मेल होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपका ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए सही हो जाएगा। इसमें लिपि क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें लिपि आपका स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है 56वां, स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के आपके कितने भेद होते हैं? आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपके स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं स्वर के। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही विकल्प को चुनिए। तो आपको इसमें सही शब्द बताना है, त्रुटि इसमें शब्दों में की गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, मुमूर्षु। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। इसमें शब्दों में वर्तनी त्रुटि की गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुधा नेहा को हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सुधा नेहा को हाथ से मारती है, तो इस वाक्य में आपका कौन सा कारक है? तो सुधा क्या करती है? हाथ से मारती है, तो उसमें क्या होगा? आपका करण कारक होगा। ऑप्शन नंबर ए सी आपका सही हो जाएगा। इसमें नेहा सुधा को हाथ से मारती है में आपका करण कारक होगा। अगला प्रश्न है, यज्ञ तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? यज्ञ क्या आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा,
यज्ञ, यज्ञ होगा यज्ञ का तद्भव शब्द। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पर्यायवाची शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्यायवाची शब्द आपके कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द होते हैं 3 प्रकार के। तो ये थे आज के हमारे हिंदी के 60 क्वेश्चन, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।